नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। जनाब, फैसलाबाद शहर का मौसम जो है वो काफी हद तक बदलता हुआ नजर आ रहा है। रात को ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई और आज के मौसम की खास तौर पर बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात 37, जबकि कम से कम दर्जा रात जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और हवा में नमी का तनासब तकरीबन 66% रहेगा। और रात के औकात में जो है कल वो 2 नॉट की रफ्तार से हवा जो है वो चलती रही और आज जो है हवा जिस तरह से चलना स्टार्ट होगी जनाब हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए जनाब तो पाकिस्तान का तीसरा जबकि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और आबादी के बढ़ते तनासब के साथ साथ फैसलाबाद शहर के मसाइल भी जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वो मसाइल किस तरह के हो सकते हैं? बहुत सारे मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हों, तजारती हवाले से हों या फिर इसके अलावा ट्रैफिक के निज़ाम को देखा जाए, कोर्ट्स के मसाइल को देखा जाए, बढ़ते हुए क्राइम रेशियो को देखा जाए। तमाम के तमाम मसाइल जो हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं कम होने की बजाय। अब मसला ये पेश आ रहा है कि बहुत सारे जहां पे क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता है। एक तहरीक चलाई गई थी जो कि 90s में चलाई गई थी कि फैसलाबाद शहर क्योंकि पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, यहां पे भी हाई कोर्ट बेंच का क्याम किया जाए। उस तहरीक को वकला की जानब से बड़े जोरों शोर से लेके चला गया, लेकिन इसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। बाज़-औक़ात गवर्नमेंट की तरफ से यह यकीन दहानी भी करवाई गई कि हाई कोर्ट का क्याम जो है वो बेंच का क्याम फैसलाबाद शहर के अंदर किया जाएगा, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ यकीन दहानी तक ही रहीं, लेकिन हकीकत में अमली जामा जो है इस काम को ना पहनाया जा सका। बहुत सारे शहरी जो हैं जिनको कोर्ट्स के अंदर जाना पड़ता है, खासतौर पे हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी अगर लाहौर के अंदर जाके वो अपने केसेस की सुनवाई करवाते हैं तो ऐसे इलाका जो फैसलाबाद और इसके अलावा जो गिरदोनवा के इलाका हैं जिनके अंदर चिन्योट, टोबा और इस जैसे बहुत सारे इलाके आते हैं, उनको खास तौर पे हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता है और वहां पे जाने के लिए क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए भी पैसे खर्चने पड़ते हैं और इसके साथ साथ अगर उनको वहां पे रुकना पड़ता है तो वहां पे भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानब अगर वकला का यह कहना है कि अगर हाई कोर्ट बेंच का क्याम फैसलाबाद के अंदर आ जाता है तो उससे यहां के वकीलों की वक्त जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली अब उनको भी केसेस की सुनवाई के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए खासतौर पर हाई कोर्ट लाहौर का रुख करना पड़ता है। यह जद्दोजहद जारी है और इनका कहना है तब तक जारी रहेगी जब तक बेंच का क्याम फैसलाबाद के अंदर नहीं होता। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि हाईकोर्ट के वकील भी हैं और इसके साथ साथ एक्स सेक्रेटरी भी हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी हैं फैसलाबाद बार के, और उनके साथ साथ मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि एक्स सेक्रेटरी और एक्स प्रेसिडेंट हैं हमारे फैसलाबाद बार के। तो दोनों को वेलकम करते हैं। जनाब, पहले मैं जावेद साहब की तरफ चलना चाहूंगा। जावेद साहब, आखिर वजह क्या है जिसके पीछे क्याम नहीं हो पाता हाई कोर्ट बेंच का फैसलाबाद के अंदर? लॉबी क्या है इसके पीछे? मैं गुजारिश करूंगा जी, मामला इस तरह है कि हाई कोर्ट बेंच यहाँ पे फैसलाबाद के शहरियों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए बहुत ज़रूरी, ताकि उन्हें फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया किया जा सके, जिसके लिए बाकायदा 2013 में मैंने तहरीक चलाई बतौर प्रेसिडेंट। इन्होंने तहरीक के 3 स्टेप थे जी। फर्स्ट था जी कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मंजूरी, सेकंड गवर्नर ने फॉरवर्ड करना था, थर्ड चीफ साहब ने उसका ऐलान करके जजेस का तकर्रुर करना था। अब मामला ये हुआ, तहरीक चली, 4 माह हम सड़कों पे बैठे रहे। हमारा जाती मसला नहीं मेरा या और वकला का, ये उन गरीब लोगों का है जिनको इंसाफ नहीं मिलता, जो यहाँ के सेशन कोर्ट के फैसले को, सेशन जज साहब के फैसले को अपना मुकद्दर समझ के बैठ जाते हैं। पैसे ना होने की वजह से लाहौर नहीं जा सकते। लाहौर के वकला के बहुत फीसेज हैं। हमने तहरीक चलाई, तहरीक शुरू की, 4 माह सड़कों पे बैठे रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया कि 5 डिवीजन में बेंच का ऐलान कर दिया। 5 डिवीजन में सरगोदा, फैसलाबाद, डीजी खान, साहिवाल और गुजरांवाला शामिल था। हमने लोगों को, दोस्तों को, वहाँ के सदूर और सेक्रेटरीज को इकट्ठा किया और बाकायदा तहरीक का ऐलान किया, जिसका चेयरमैन मैं मुंतखब हुआ। बतौर चेयरमैन हमने ये तहरीक चलाई और 4 माह सड़कों पे बैठे रहे। दिन रात हमने हड़ताल की, कोर्ट्स बंद की, सारा मामला किया।
गवर्नमेंट के कान पे जूं रेंगी तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया और 5 डिवीजन में, राइट हमारा था, 5 डिवीजन में ऐलान कर दिया। 5 डिवीजन में ऐलान करने के बाद हम इकट्ठे हो गए, तहरीक चली और इन्होंने वहां पे कोई ऐसा मामला होने नहीं दिया, क्योंकि लाहौर के वकला ताकतवर, अदलिया का दिल नहीं चाहता, और यहां एलिवेट, क्योंकि वहां भारी फीसेस लेके, और जहां लोग पहुंचे, दूर दराज इलाकों से पहुंचे लाहौर, तो लेफ्ट ओवर। मैं ये समझता हूं कि दूर दराज इलाके, फर्ज किया बकर है, अपना शोरकोट है या अहमदपुर सयाल है, लेडीज, बच्चे और बूढ़े, उनके लिए बहुत मामला है, बहुत मुश्किल है। मैं तो चलो मेल हूं, मैं गाड़ी में सो लूंगा, फुटपाथ पे सो लूंगा, स्टेशन पे सो लूंगा। वो सारी रात ट्रैवल करते हैं, सुबह जब हाई कोर्ट पहुंचते थे तो केस लेफ्ट ओवर, और भारी फीसेज है उनकी। और मेरे ख्याल में जो है इस पर किया गया, 52% केसेस इस इलाके के, लाहौर वाले क्यों नहीं बनने देते? 48% केसेस रह जाएंगे, इलाका खाली हो जाएगा उनका। यानी 52% केसेस जो हैं वो लाहौर के अलावा हैं, जो लाहौर जो ऑल ओवर द पंजाब या ऑल ओवर द फैसलाबाद। जी, फैसलाबाद डिवीजन की बात कर रहा हूं सर, फैसलाबाद डिवीजन 52% केसेस यहां से जाते हैं, बाकी डिवीजनों का अलग मामला होगा। इट्स मोर देन 50% जी। और इतने बड़े रेशो पे अगर काउंट हो रहे हैं जो केसेस हैं, तो ये जरूरत है फैसलाबाद की, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है जी, आबादी के हिसाब से जरूरत है, लेकिन वो अड़े हुए हैं इस बात पे। वो अड़े किस बात पे हैं? ये लॉबी है कौन सी? ये लॉबी वो स्ट्रांग लॉबी है जो लोग लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, बारी फीसेज लेते हैं, वहां से एज ए जज एलिवेट होते हैं और मतलब वहीं रिटायर होकर प्रैक्टिस करना। ये वकला ही हैं, जो वकला ही हैं, हमारे वकला भाई हैं जो हमारे आड़े आते हैं। और ये पढ़ी लिखी बात है कि लाहौर के वकला होंगे जो कि वहां पे लॉबी जो है उन्होंने लाहौर के वकला, और गवर्नमेंट को भी अप्रोच करते होंगे फिर वो जब कोई स्टेप लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, गवर्नमेंट इस बात पे कहती है कि जी वो लाहौर वाले बनने नहीं देते, आड़े आते हैं। और लाहौर के वकला ज्यादा स्ट्रेंथ में होंगे वहां पे, ज्यादा, क्योंकि वजीर आला हाउस और बाकी मामला भी काफी हद तक पंजाब के जो हैं वहीं पे देखे जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वहां पे फिर उनको दबा दिया जाता होगा, क्योंकि इलेक्शंस जीतने के लिए वकला की लॉबी भी स्ट्रांग आपके साथ होनी चाहिए, तभी आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं गुजारिश करूं थोड़ा सा, अगर गवर्नमेंट इस बात पे तवज्जो दे कि लोगों का राइट है, यहाँ के वकला ने एलिवेट नहीं होना, लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलना है। आप फासला देख लें, मुल्तान और बहावलपुर बेंच बने हुए हैं, आबादी के हिसाब से मैं समझता हूं हमारा बड़ा डिवीजन है, वो हमसे छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे हाई कोर्ट के बेंचेस हैं और उनका आपस में डिस्टेंस देख लें। हम अवे हैं 140 तकरीबन किलोमीटर लाहौर से, वो उनका आपस में फासला 70 किलोमीटर हो। हमारा राइट भी है, हम तादाद में भी ज्यादा हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारा बनता है ये मामला कि यहाँ हाई कोर्ट के बेंच का कयाम किया जाए। मैं ऑलरेडी 2004 में सेक्रेटरी रहा हूँ और 2013 में मैं फैसलाबाद बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ। अब मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ फैसलाबाद बार का, हमारा एक पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन होता है। मैं इस वजह से कंटेस्ट कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि फैसलाबाद के अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मिले, वो अपना मुकद्दर समझ के बैठ ना जाएं सेशन कोर्ट के फैसले को, वो अपनी अपील हाई फाइल कर सकें। बिल्कुल, आप वकला ही हैं जिन्होंने इस तहरीक को आगे लेके चलना है और आप ही की सुनी जानी है, क्योंकि अवाम जितना मर्जी प्रोटेस्ट इस हवाले से कर ले, इनकी नहीं सुनी जाएगी उस तरह से जिस तरह से आपकी सुनी जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर आप इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे और इसको बढ़ावा भी देंगे। मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे आप? गुज़श्ता दिनों में देखा जाए तो तहरीक चलाई गई थी, 4 महीने तक वकला ने केसेस को अटेंड नहीं किया और भरपूर तहरीक चलाई कि फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच का क्याम किया जाए, लेकिन यूं महसूस होता है वो तहरीक धरी की धरी रह गई। मैं इसमें वजाहत करता हूं कि ये तहरीक सिर्फ 2013 में नहीं थी, बल्कि ये 1982 से 1981 से ये तहरीक चल रही बेंच की। मैं 1982 में सेक्रेटरी था और मेरे साथ जो प्रेसिडेंट थे हम, उस वक्त डिवीजन अभी नहीं बना था, फैसलाबाद डिवीजन अभी उसका क्याम नहीं हुआ था।
लेकिन इसके बावजूद हमने डिवीजन के लिए भी काम किया, बतौर वकला के और बतौर एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के तौर पर हमने बेंच के लिए भी काम किया और डिवीजन काम के लिए भी हमने काम किया। बिल्कुल। तो उसके बाद ये तहरीक चलती रही। जब बहुत सारे लोग आए, उनमें हमारे दोस्त आते रहे प्रेसिडेंट बनकर और सेक्रेटरी बनकर, उन्होंने तहरीक को जारी रखा। फिर 2004 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, मेरे साथ सेक्रेटरी थे जावेद इकबाल साहब, उस वक्त भी इस पर बहुत शिद्दत से हमने काम किया और हमारे मुज़ाकरे भी हुए, टीवी पर भी हमारे मुज़ाकरे हुए और हमारे साथ बाकायदा वादा हुआ। परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये वादा किया कि हम फैसलाबाद में बेंच बनाएंगे। अच्छा, ये भी एक वतीरा बन चुका है गवर्नमेंट का, जो आता है वो वादा कर देता है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, नून लीग की हो या किसी और की गवर्नमेंट हो, जब मुतालबा उनसे किया जाता है वो कह देते हैं कि बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि इससे पहले 2013 में पाकिस्तान नून मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये वादा किया और अपने मैनिफेस्टो में ये दिया कि हम डिवीजनों में बेंच बनाएंगे और डिवीजनों में बेंच बनाने से हम जो है इंसाफ लोगों के घरों तक ले जाएंगे। इंसाफ का जो आवाज़ है वो इंशाअल्लाह ताला हर जगह उठाई जाएगी और हम बेंच बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ना उन्होंने वादा पूरा किया नून मुस्लिम लीग वालों ने, और ना ही परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वादा पूरा किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा कर रही है वादा। मैं अर्ज करता हूँ, तहरीक इंसाफ का अभी बात करूंगा, मैं उसकी बात भी करूँ, आप फिक्र न करें, उसकी बात भी करूँ। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वादा कर लिया, ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ हमारी बाकायदा खत खिताबत हुई, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ये तस्दीक करेंगे, इस बात की तायीद करेंगे कि ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद की बाकायदा खत खिताबत होती रही। खत खिताबत पर वो फैसलाबाद तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें बतौर वफद के हमें दावत दी कि आएँ, आकर हमारे साथ बात करें बेंच की। तो हमने उनके साथ बतौर वफद लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का वफद लेकर उनसे मुलाकात की और उनसे पूरी वजाहत की कि यहाँ क्यों ज़रूरी है फैसलाबाद में डिवीजन बेंच। क्योंकि इस इलाके की, इस रीजन की आबादी 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ लोग, तो वो कैसे बेचारे दूर दूर से आकर वो कैसे हाई कोर्ट जाएं, सारी रात सफ़र करें, वहाँ खर्चे करें, वकला की फीसें अदा करें और उसके बाद वहाँ तारीख पड़ जाए और वो वापस आ जाए। इसी तरह से लेफ्ट ओवर होते हैं कि हाई कोर्ट में और वो बेचारे इस तरह से फिर वापस मायूस होकर आ जाते हैं। इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस। आप अंदाज़ा करें कि बाद केसेस 20-20 साल, 30-30 साल में जाकर हाई कोर्ट पहुँचते और 50 साल में जाकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचते। तो इस हालात में आप अंदाज़ा करें कि नस्लें गुजर जाती हैं और केसों का फैसला नहीं होता, मुकदमात का फैसला नहीं होता। इसलिए हमने इस बात को उठाया कि फैसलाबाद में बेंच बनना चाहिए। जमाली साहब ने, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने हमारे साथ वादा किया, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हमारे साथ वादा किया और उस वक्त खालिद मकबूल साहब गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि मैं आपको बेंच बनवा के दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन सब टाइम फिश हुआ और कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बाद 2013 में तहरीक चली और बहुत लंबी तहरीक हमने चलाई, इसमें कोई शक नहीं। और हम सड़कों पर बैठे रहे, कैंप लगाए, हमने जलसे जुलूस भी किए, रोज़ तकरीबन जुलूस निकलते थे और हम तमाम के तमाम जो डिवीज़न थे इस पंजाब के, वो आकर उसमें शामिल होते थे। लेकिन इसके बावजूद बेंच नहीं बना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बेंच का मसला C41 में उठा रहे हैं। ये हमारे लिए रियली वाकई ही बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि मौका है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। इस दौरान में तहरीक दब गई, बिल्कुल 2013 के बाद दब गई। उसके बाद वकला भी मायूस हो गए। उन्होंने कहा कि वो लोग जो वहाँ बैठे हैं लाहौर में, जिन्होंने वहाँ माफिया बनाया हुआ है, उनका अपना माफिया है वकला का, वो यहाँ फैसलाबाद में बेंच नहीं बनने दे रहे। जब पिंडी में बेंच बना, जब मुल्तान में बेंच बना, तो उस वक्त कोई नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त डंडा था जनरल ज़िया का। उस जनरल ज़िया के डंडे की वजह से वो बेंच बन गए और कोई उसके सामने बोल नहीं सका, किसी ने उस पर इतराज़ नहीं किया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो सब लोग खड़े हो गए। और बल्कि जब इफ्तिखार साहब की तहरीक चली थी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब की तहरीक उनकी बहाली के लिए चली थी,
उस दौरान में भी जब हम बात करते थे कि फैसलाबाद में बेंच बनना चाहिए, तो उस वक्त भी वकला जो थे उनका बहुत ही एडमेंट किस्म का रवैया होता था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाईकोर्ट बेंच के क्याम के हवाले से फैसलाबाद के अंदर बात जो है वो की जा रही है आज के प्रोग्राम में। और पिछली गवर्नमेंट्स की तरह इमरान खान जो कि वजीर आजम पाकिस्तान है, इनकी जानिब से भी लॉलीपॉप एक दिया गया कि हाई कोर्ट के बेंच का क़याम कर दिया जाएगा। एक वफद गया था फैसलाबाद से उनसे मुलाकात के लिए, और उस मुलाकात में उनका कहना है कि ख़ास तौर पे उनकी तरफ से ये वादा किया गया था, ये कहा गया था कि हम फैसलाबाद के अंदर हाई कोर्ट बेंच का क़याम जो है वो लाज़िम मलजूम है और जल्द करवाएंगे। लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया गया। जावेद इकबाल साहब भी उस वक्त का हिस्सा थे, उनसे जानते हैं अंदर की कहानी क्या थी। जो है सब, आप भी वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात की थी और उन्होंने इस चीज की यकीन दहानी करवाई थी कि फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच बना दिया जाएगा। लेकिन ये कौन सी लॉबी है जो कि हर गवर्नमेंट के ऊपर काबज होती है और हर गवर्नमेंट को उसके फैसला जो वो मुंह से निकाल देती है उसके मुंह से वापस उसमें डाल दी जाती है जिस मुंह से निकला होता है। आखिर ये चक्कर क्या है? सूरत हाल इस तरह है जी कि पार्लियामेंट हाउस में हमें बुलाया गया, 8 लोगों का वफद था, फैसलाबाद से तश्कील दिया गया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, हमारे साथ कोई बात करें हाई कोर्ट के बेंच के मौजू पे। हम 8 लोग फैसलाबाद से पहुंचे पार्लियामेंट हाउस में। फारूक हबीब थे जी, एमएनए है जो, और पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, और राजा रियाज थे वहाँ पे मौजूद। मुख्तलिफ लोग मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में वो मीटिंग हुई। मीटिंग में इमरान खान साहब ने हमें कहा कि आप ये हड़तालें छोड़ें, हड़तालों से क्या होना है, मैं 2 माह के अंदर आपको फैसलाबाद में हाई कोर्ट का बेंच दूंगा। ये इमरान खान ने खुद कहा। उनका ये वादा था हमारे साथ, लेकिन वो लॉलीपॉप था हमारे लिए, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ कि जाके अपने काम करें, हड़तालें छोड़ें। चूँकि हमारी हड़ताल कॉन्टीन्यूसली सैटरडे की जारी है, अभी भी जारी है। सैटरडे को अभी भी वकला फैसलाबाद डिवीजन में हाई कोर्ट बेंच के लिए हड़ताल करते हैं, लेकिन कोई वहाँ पे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह वो साल भी गुजर गया। वैसे आपको मतलब होता तो होगा यार, ये पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि हर गवर्नमेंट को हम मना लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करवा पाते। और इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो कौन सा वादा है जो कि इन्होंने वफा किया है, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद हाई कोर्ट बेंच के क़याम की बात हो, या इसके अलावा गरीब आवाम को रिलीफ देने की हो, बिजली के बिल्स कम करने की हो, और इसके साथ साथ मईशत को बेहतर करने की हो। कोई भी वादा जो है वो निभा नहीं हुआ। मोहम्मद सैन साहब इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब क्या कहेंगे? हाँ, मैं अर्ज करता हूं कि ये जो आपने ये सवाल उठाया कि हमें लॉलीपॉप देते हैं, उस वक्त जब इमरान खान ने ये वादा किया तो हम तमाम वकला ये समझने लग गए कि बस बेंच आज बना या कल बना, बेंच बनने लगा है। इतने हम पर उम्मीद हो गए कि बेंच बनने लगा है, लेकिन वो वादा भी उनका पूरा नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने इतनी डिटर्मिनेशन से ये वादा किया था, इतना उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि ये बेंच बनेगा, जो हर सूरत में बनेगा। आप देख लेंगे कि बेंच बनेगा, लेकिन नहीं बना। अब इसमें असल मसला क्या है? इसमें मसला है वकला का, और माफ कीजिए मैं कहूंगा कि जो जुडिशरी है उसका गठजोड़, वो ना आना चाहते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि गठजोड़ है उनका या नहीं है, लेकिन ये कहना जरूरी है कि गवर्नमेंट के सर इसका सेहरा जाता है। करना तो गवर्नमेंट ने है ना। हाँ, चाहे जितना मर्जी प्रेशर हो। हाँ, प्रेशर तो हर एक पे, लेकिन प्रेशर इतना जबरदस्त होता है। मैं कहता हूं जितना मर्जी प्रेशर हो, हाँ, कलम तो उनके हाथ में ना, और कलम की ताकत से ही ये चीज वजूद में आएगी। कलम को चला दें तो सारे मामला हल हो जाए। गवर्नमेंट की कमजोरी देख लें कि उनके सामने झुक जाते हैं और खत्म कर देते हैं हमारे मामले को, हमारे मुतालबे को बिल्कुल एक तरफ फेंक देते हैं, उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं कि इनके मुतालबा जो है ये कोई इतना मुतालबा नहीं है। अब सूरत हालात ये है कि आप जरा देखें कि 2.5 करोड़ आबादी है इस रीजन की। बेंच जो है वह मुल्तान में और बहावलपुर दोनों में बना हुआ है। 60 मील का फर्क है सिर्फ। मैंने जफरुल जमाली साहब को ये बात वजाहत से बताई थी कि वहां सिर्फ 60 मील का फर्क है, और हमें ये कहा जा रहा है कि लाहौर तो बिल्कुल करीब है। मैंने कहा कि बहावलपुर से बिल्कुल करीब है मुल्तान भी, और मुल्तान के बिल्कुल करीब है बहावलपुर भी। फिर वहां 2 बेंच क्यों बनाए गए? यहां तो फिर भी 87 माइल्स है, 150 किलोमीटर है।
50 माइल्स भी क्यों ना हो, हाँ, लेकिन क्यों ना हो, ये जब आबादी जरूरत है के तो- तनासुब हाँ, से जब अगर जरूरत है देखा तो जाए क्यों तो नहीं ये बनना अहम चाहिए। जरूरत है हमारी। ये 2.5 करोड़ की आबादी में बेंच हर सूरत में होना चाहिए था, जो हमारा मुतालबा है, और इस मुतालबे को हम शद्दोमत से उस वक्त तक बिल्कुल मुतालबा करते रहेंगे जब तक कि बेंच नहीं बन जाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं मोहम्मद सैन साहब कि तकरीबन 1982 से ये तहरीक चलाई हाँ, जा रही है। हाँ। 38 साल इस जी, तहरीक को हो गए। हाँ। और कितनी गवर्नमेंट्स आई, कितनी गवर्नमेंट्स गई, हाँ। और जायज मुतालबा नहीं पूरा किया जा जायज रहा है। मुतालबा पूरा नहीं किया जा रहा। हालांकि अगर आप अंदाजा करें, सीबी में बेंच है। ओ हो, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है हाँ, कि सिब्बी में सिब्बी अगर में बेंच बेंच मौजूद है, हाँ। और हमारे फैसलाबाद के अंदर देखें, लाड़काना में बेंच है, लाड़काना में भी हाई कोर्ट बेंच है, और सिब्बी में बेंच है। खुद जस्टिस इफ्तिखार साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने खुद जाकर उसकी इनॉग्रेशन की थी, सिब्बी बेंच की। इसी तरह से एबटाबाद में बेंच है। तो अब इन हालात में, लेकिन अगर देखा जाए मोहम्मद सैन साहब, जैसे ये बता रहे थे जुवैद साहब के 52% जो केसेस की तादाद है वो यहां की होती है, बड़ा रेवेन्यू होगा जो वहां के वकला को इकट्ठा हो रहा यही होगा। तो मसला है, यही तो मसला है लाहौर के वकला के लिए कि अगर 22% वो जो केसेस हैं वो अगर कम हो गए तो हमारी रोटी कैसे चलेगी। वो कहते फिर यहां तो उर्दू बोलेंगे, लेकिन तो यहां आपकी- के वकला का क्या कसूर, जो इतने यूनिवर्सिटीज हर हाँ। साल वकला उगर रही है और प्रैक्टिस के लिए कचहरियों के अंदर आ रही है, वो कहां पे जाएंगे, वो अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट करेंगे। हाँ, हमें सवाल किया जाता है कि आपकी लाइब्रेरी, हमने कहा आकर हमारी लाइब्रेरी देखें, कितनी आला लाइब्रेरी है। वकला की काबिलियत को देखें आप आकर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी मौजूद हैं, हाई कोर्ट के लॉयर तो बेशुमार है, हाई कोर्ट के लॉयर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी तादाद में काफ़ी है। तो इन हालात में जब तक यहाँ पे बेंच नहीं बनेगा, लोगों को सहूलत हासिल नहीं होगी। ये मुतालबा सिर्फ हमारा नहीं है, ये तजारती लोगों का भी, कारोबारी लोगों का भी मुतालबा है। ये गांव से जो लोग आते हैं, किसान जो आते हैं, उनका भी ये मुतालबा है, मजदूरों का भी मुतालबा है। ये तमाम तबकों का मुतालबा है कि फैसलाबाद में बेंच होना चाहिए, बेंच कायम होना चाहिए। और हुकूमतों को, जो पिछली हुकूमतें उनसे अब तक जितने ने वादे किए हैं, उनको इस बात पर मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को भी और बाकियों को भी अपने वादों को याद करना चाहिए कि यहाँ फैसलाबाद में बेंच उन्हें बनाना पड़ेगा एक ना एक दिन। हमारी तहरीक अल्लाह के फजलो करम से चल रही है और चलती रहेगी। चलती रहेगी। जी, हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जावेद साहब, बहुत सारे लोगों को वहां पे कचहरियों के अंदर देखा जाता है, इंतहाई गरीब होते हैं, 2 वक्त की रोटी पता नहीं किस तरह से पूरी करते हैं, लेकिन किसी ना किसी प्यारे को किसी ना किसी केस में फंसे होने की वजह से वहां पे जाना पड़ता है और बहुत सारे मामला देखने पड़ते हैं, वहां से वकील हायर करना पड़ता है, और अगर यहाँ का वकील है उसे भी साथ लेके जाने का खर्चा डबल होता है, ठीक है ना, और लाने का भी खर्चा डबल होता है। वो किस तरह से अफोर्ड करेगा अगर यही फैसलाबाद के अंदर हो? बहुत सारे मामला मैं गुजारिश करता हूँ हनान साहब, सूरत हाल इस तरह है, वहाँ लाखों से शुरू होती है फीस लाहौर में। यहाँ का कोई मसला बन जाए, यहाँ अगर हाई कोर्ट का बेंच बन जाए तो लाखों में फीस नहीं होगी, फीस भी कम होगी, अपने घरों में फौरी और सस्ता इंसाफ में मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी तहरीक थी उस दौरान गवर्नर साहब, जो मौजूदा गवर्नर चौधरी सरवर हैं, वो खुद तशरीफ़ लाए हमारे पंडाल में। वहाँ पे आके उन्होंने ऐलान किया कि डेफिनेटली शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के ज़रिए बेंच का क़याम अमल में लाया जाएगा। मैं उनके साथ अपने वफद के साथ साबिक सदूर को साथ लेके, जिसमें चौधरी मोहम्मद सैन साहब भी मौजूद थे, हम लाहौर गए और वहाँ पे मुज़ाकरा हुआ। वहाँ पे ये बात हमने प्रूव की लॉजिकली कि ये हमारा राइट है, यहाँ 1.5 करोड़ अवाम जलील हो रहे हैं और उनको फौरी और सस्ता इंसाफ नहीं दिया जा रहा। आपका महज ये नारा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा ये राइट है, लेकिन वही ढाक के 3 पार। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर वाले इस बात को एजिटेट करते हैं कि यहाँ पे बेंच ना बन सके, उनकी रोटी रोजी का मसला है, हालांकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा जब आबादी बढ़ी उसके तनासुब से यहाँ पे लोगों को उनके राइट्स दिए गए, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बनाए गए। लेकिन ये अजीब मसला है हाई कोर्ट बेंच का कि हम बार बार एजिटेट करते हैं। हाई कोर्ट की आखिरी मूव में हम लोग 5 डिवीजन 2013 दिसंबर में इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट गए। सबसे ज़्यादा मार मुझे पड़ी, सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई पुलिस से। एजिटेट किया वहाँ पे, पुलिस ने मुझे पकड़ा और
तहाशा तशद्दुद किया। मैं बुरी तरह जख्मी हुआ, मेरे दोस्त जख्मी हुए। हम पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वकला में एग्रेशन है। मैं नहीं समझता कि कोई भी वकील कानून को अपने हाथ में ले या कोई खराबी करे। यहां पे सभी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको महज इस बात पे बदनाम किया जाता है कि नहीं जी फैसलाबाद में एग्रेशन है, यहां बेंच नहीं बनना चाहिए। हालांकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सभी अच्छे दोस्त हैं, शरीफ लोग हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, कभी भी किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए। मैं ये समझता हूं हमारा ये राइट है। मैंने एलिवेट नहीं होना, मेरे अवाम ने एलिवेट होना है, उनकी तरक्की होनी है। यहां से जजेस बनेंगे, यहां से लोग आगे जाएंगे, यहां से कानून के रखवाले पैदा होंगे। आप क्या कहेंगे आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी क्या होगी हाईकोर्ट बेंच के क़याम के हवाले से फैसलाबाद के वकला? देखिए जी, मैं गुजारिश करता हूं, मैंने गुजारिश की है कि मैं ऑलरेडी सेक्रेटरी भी रह चुका हूं, इस बार का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं। दोनों दफा मैंने तहरीक चलाई। अब मैं पंजाब बार काउंसिल का उम्मीदवार हूं, कैंडिडेट हूं। इसी वजह से मैं बना हूं कि इस तहरीक को आगे लेके चलूंगा। इन लोगों के लिए हाई कोर्ट के बेंच के कयाम की कोशिश करूं, हर तरह से इनके साथ हूं। अच्छा, जब बात हाई कोर्ट के क़याम की आती है, वकला लब्बैक तो कहते हैं, लेकिन तमाम के तमाम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर नजर नहीं इस हवाले से आते कि जब एहतजाज हो रहा हो या कोई मामला हो तो पूरी कचहरियां वहां पे मौजूद नहीं होती। मैं सर गुजारिश करूंगा, इस तरह नहीं है। मेरा यह ख्याल है कि जब हमने तहरीक चलाई 2013 में, सीनियर जूनियर शहर का हर तबका, जिसमें मजदूर, मिल ऑनर, दुकानदार, कारोबारी तबका, ये मसला तो सबका है, सबका मसला, सभी लोग मेरे साथ थे। ये कहना कि वकला साथ नहीं, सभी लोग हमारे साथ थे, तहरीक चलाई। लेकिन चूंकि मैं समझता हूं न सिर्फ तहरीक चलाई बल्कि बाइकाट किया अदालतों का। 4 माह के लिए अदालतों को लॉक कर दिया, बंद कर बाइकाट दिया। करते रहे हैं हम बार बार। इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है इस तहरीक को आगे बढ़ाने का और जबरदस्त तरीके से लेके चलने का? और इस दफा अगर आप चलाएंगे तो मैं बजाते खुद आपसे दरख्वास्त करूंगा, जब तक बनता नहीं तहरीक छोड़िएगा मत। हम ये उम्मीद करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा C41 हमारी मदद करेंगे और बिल्कुल जी, हम आपके साथ हैं इस मामले। इस इशू को हाईलाइट करते जाएंगे। हम जब बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर भी इस मामले को आगे लेके चला जाए, ताकि अरबाब इख्तियार तक इस आवाज को पहुंचाया जा सके। आवाज तो कई दफा पहुंचाई गई है, लेकिन ये पहुंचाते रहेंगे जब तक सुनी। इस इलाके की जरूरत है। जिस तरह से मैं आपकी टीम सिटी 41 और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा इस मौकफ को लोगों तक पहुंचाया। इंशाअल्लाह हम भरपूर अंदाज से तहरीक चलाएंगे। जिस तरह पहले हमने बंद किया, सारी सड़कें ब्लॉक कर दी, कोर्ट्स बंद कर दी, 4 माह के लिए बंद थी, तो इसी तरह हम तहरीक चलाएंगे जब तक हाई कोर्ट के कयाम का अमल फैसलाबाद में ना आया। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि हमारी हमायत न सिर्फ यहां के वकला करते हैं, पूरे रीजन के और पूरे डिवीजन के और पूरे पंजाब के, चनियोर, टोबा, झंग और दीगर जितने भी हैं, वो आते हैं हमारे जलसों में, हमारे जुलूसों में। वो आकर हमारी मीटिंगों में आकर शिरकत करते हैं और हमारे मुतालबे को आगे बढ़ाते हैं। न सिर्फ ये बल्कि पंजाब बार काउंसिल भी हमारी हमायत करती है। और वो जब भी हमने कोई मसला उठाया है तो पंजाब बार काउंसिल ने इसमें हमारी मदद की है और हमेशा उन्होंने हमारे मसले को लेकर हुकूमत तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश की। पंजाब बार काउंसिल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये भी देखने को मिला कि तहरीक के अंदर अवाम भी आपके साथ थी, चाहे वो कोई बिजनेसमैन था, कोई मुलाजमत तबका से लोग मौजूद थे, ताजर थे, फैक्ट्री मालकान थे, आम लोग थे, तमाम के तमाम एक प्लेटफॉर्म पे नजर आए। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे एक नाज़रीन। तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू का आगाज उनसे करते हैं। जावेद साहब, कोई दोबारा वफद तैयार किया जा रहा है इस हवाले से जो लेके जाया जाएगा गवर्नमेंट के पास और उनसे दोबारा उनकी जो वादे थे उनको निभा करने के लिए उनको याद दहानी करवाई जाए इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, वफद तैयार हो रहा है जी। चूंकि हमारे इलेक्शन है, हमारे इलेक्शन के बाद नई जो कैबिनेट आएगी उसके साथ ये मामला तय किया गया है कि हम दोबारा मिलकर इस तहरीक को उठाएंगे और गवर्नमेंट को उसका वादा याद दिलाएंगे। और ये आपकी वसासत से तो हम लोगों में जा रही है ये खबर। और जो वकला हैं वो इस बात पे एग्रेशन है उनकी कि ये वादा पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि गवर्नर हमारे कैंप में आके ऐलान करके गए थे और बाद में जो मौजूदा हुकूमत है इसमें इमरान खान साहब ने हमसे वादा किया पार्लियामेंट हाउस में कि 2 माह के अंदर
हाई कोर्ट के बेंच के क़याम अमल में लाया जाएगा, लेकिन वो 1 साल गुजर गया, उस पर कोई ऐसी बात नहीं। उनको बताया जाएगा वादा किया जो वो निभाना पड़ेगा। हाँ जी, यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा, वादा निभाना पड़ेगा। मोहम्मद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है जी, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से मुतमिन है आप हर मामलात के अंदर, चाहे वो हाईकोर्ट के बेंच के क़याम से हटके अगर बात की जाए, वादे तो बहुत सारे किए, वफा ना हुए। देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि इस सिलसिले में ये मुतमिन होने वाली बात तो मैं नहीं समझता कि हो, क्योंकि अवाम भी मुतमिन नहीं है और कोई भी मुतमिन नहीं है। अभी वो काम नहीं हुए जिसका वादा किया गया था। लेकिन इमरान खान साहब बड़े मुतमिन हैं, वो कहते हैं मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी तरक्की की तरफ जा रहा है, और वो अपने बाकायदा अपने वो डाटा भी देते हैं कि जो इस तरह से हमारा डाटा है, हमने इतना काम किया, ये किया, वो किया। लेकिन अभी तक अवाम में वो बात नहीं आई जो अवाम को खान साहब अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे हैं, या वो उनको वो उम्मीद दिलाते रहे हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अभी तक वो बातें सामने नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो महंगाई की है, जो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और इस तरह से महंगाई कर रहे हैं और बढ़ भी रही है, खुद भी कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जहाँ तक फैसलाबाद और डिवीजन के ताजरान का ताल्लुक है, या कारोबारी लोगों का ताल्लुक है, या दूसरे जो तबकात हैं उनका ताल्लुक है, उन्होंने हमारी इस तहरीक में, ये बेंच बनाने की तहरीक में ज़बरदस्त ताउन किया और बेमिसाल ताउन किया। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, जिस तरह हम आपके शुक्रगुजार हैं, इसी तरह से हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ वो हमेशा ताउन करते रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी तहरीक जो आगे जा रही है तो वो हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। बिल्कुल ताउन करते रहेंगे। हमारे साथ जावेद साहब भी मौजूद है। जावेद साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं गुजारिश करता हूं जी, हमारा वफद मिला सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स को, उन्होंने हमें मैसेज दिया कि आप गवर्नमेंट को बतला दें जजेस की तनख्वाहें, बिल्डिंग, उनके तमाम अखराजात हम अफोर्ड करेंगे। ये हमने बात एहसन तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को गोशगुजार की, शहबाज शरीफ साहब को। हमने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद जो हैं वो आपके लिए बिल्डिंग, उस पर जितना भी पैसा लगे, जितने करोड़ रुपया लगे, जितनी तनख्वाहें हों आपके जजेस की, वो अपनी जेब से वो पे करेंगे थ्रू आपके। और गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया था कि आपका फाइनल हो गया मामला, बजट का मामला था, हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये मामला तीनों स्टेप होने के बाद कैबिनेट से मंजूरी, गवर्नर साहब के फॉरवर्ड करने, चीफ साहब के पास जाके मामला रुक गया। उनकी थोड़ी सी अप्रीहेंशन ये थी कि आप में अग्रेशन है, हमारे जजेस आपसे डरते हैं। मैंने कहा जी, फैसलाबाद में ऐसा कोई वकील नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं हम में जो कोई खराबी करे। 13 की तहरीक में हमारे अग्रेशन का इनको इतना है, तो ये नहीं इनको कि यहां की अवाम को इसकी कितनी जरूरत है, इस चीज को ज्यादा मलूज़े खातर रखना चाहिए मेरा। सर, वो उनकी अपनी बात है ना जी, कोई रुकावट डालने वाली समझ लें या ना बनाने वाले के लिए बहाना कोई बनाना होता है बंदे ने, वो बहाना है उनका। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, सब में से अच्छे अंदाज में पेश होते हैं। जजेस की रिस्पेक्ट हमारे लिए सबसे अजीम है जी, बिल्कुल सही। और इज्जत वाला मुकाम उनके लिए हम अपने दिल में रखते हैं। जजेस से मोहतरम और कौन हो सकता? काबिल एहतराम है जी हमारे लिए जजेस। और यहाँ मैं ये समझता हूँ, मेरे साथ चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब बैठे हैं, मुझे तो 32 ईयर्स हो गए हैं एज ए लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। ये मेरा ख्याल है 48 चौधरी साहब को ईयर्स हो गए हैं एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। हमने तो कभी किसी जज के साथ लड़ाई नहीं की, ना हमारे साथ कोई लड़ाई करता है। मैं ये समझता हूँ हमारा रवैया हमें सब में से होकर पेश होना चाहिए, और जजेस को भी हमें एहतराम देना चाहिए, जो कि म्यूचुअली चल रहा है। और हमारे दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुई। इस तरह से नजर आता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए बड़ी मार खाई है आपने। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आप बता रहे थे कि सबसे ज्यादा मार आपको पड़ी है उसके लिए, और अगर उनके लिए दिल में मोहब्बत ना होती और उनके लिए एहतराम ना होता तो आप कभी भी ना चलते उनके। जी बिल्कुल, इसी तरह रहा है जी। हमेशा अदलिया का एहतराम रहा है, जजेस का एहतराम है, उन जाती तौर पे हमारी दोस्तियां भी हैं। वाली बुकला की क्लास है। इफ्तिखार चौधरी साहब को जब बहाल करवाया गया चीफ जस्टिस के तौर पर, वो बुकला की क्लास है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में वो तहरीक चलाई और जबरदस्त तरीके से तहरीक को चलाया और कामयाब करवाया तहरीक को, और उनको बहाल करवाया। गवर्नमेंट से मुतमिन है? आपने बहुत सारी गवर्नमेंट्स अपनी जिंदगी में देखी, और इसके मामले के ऊपर मैं ये भी कहूंगा कि हम किसी गुज़िश्ता
गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं देंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम किसी गवर्नमेंट से मुतमिन नहीं, क्योंकि हर गवर्नमेंट ने हमें ये यकीन दहानी करवाई कि बेंच का क्याम होगा और लाजमी होगा, और किसी ने अपना वादा वफा नहीं किया। इसमें हम पीपल्स पार्टी हो, इसमें नून लीग हो, इसमें यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या फिर सदर परवेज मुशर्रफ साहब हो, किसी ने अपनी जुबान के पक्के नहीं रहे अपनी। बल्कि बाद जमातों ने, जैसे नून मुस्लिम लीग है, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखकर वादा कि हाँ जी हम तमाम डिवीजन में बेंच बनाएंगे, वो पूरा नहीं किया। मुझे इमरान खान साहब ने इतने जबरदस्त तरीके से वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। अब इन हालात में मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को जो सोचना चाहिए कि उन्होंने 2 महीने का वादा किया था, अब तो 2 साल गुजर गए। अब 2 साल गुजरने के बाद कम से कम इसको ही हम 2 महीने समझ लेते हैं, वो हमारा बेंच बनवा दें, और ताकि वकला जो हैं और इस रीजन के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको रोज़ जाकर वहाँ फीसें अदा करनी पड़ती हैं और तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, वो इनसे निजात हासिल करें। इमरान खान साहब से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी, जैसे कहते थे कि आते ही 100 दिन का प्लान होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता महसूस होना शुरू हुआ है जनाब, ये भी बस बातें ही थी जो कि हर गवर्नमेंट करती है, और इन्होंने भी वैसे ही किया। लेकिन उम्मीदें नौजवानों की और पढ़े लिखे तबकात की बहुत वाबस्ता थी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 100 दिन का जो प्लान है वो नहीं चल सकता। इतने उलझे हुए मसाइल हैं कि वो 100 दिन में। मोहम्मद हुसैन साहब 2 साल का प्लान नहीं चला, 2 साल तो गवर्नमेंट को हो गया ना, 2 साल का प्लान 2 साल तो हो गए। अब ये भी नहीं कह सकते जनाब अभी हमें आए 2-4 महीने हुए, हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। 2 साल मतलब 2 साल बाद तो गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी, और मजीद 2 साल बाद, ठीक है। तो कितना और टाइम चाहिए होगा इनको? किस तरह के मामला थे जो कि हल ही नहीं हो पा रहे? ये कहा जाता था वजूद में आते ही गरीब का सबसे पहले ख्याल रखा जाएगा, सबसे पहले तबाही जिस तबके की फेरेगी वो गुरबा ही थे, गरीबी और गुरबा ही हैं अभी जो महंगा सामान खरीदने पे, बिजली का बिल ज्यादा देने पे, और कमाई के मौका ना होने पे, मुलाजमत छीनने पे, ये तमाम के तमाम कौन इफेक्ट हो रहा है? ये गरीब ही हो रहा है। यकीनन ये बात तो आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल, इससे इनकार नहीं मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी भी लोग उम्मीद करते हैं कि शायद अगले 2-3 वर्ष में जो इनका अभी बकाया अरसा पड़ा है, उसमें शायद ये अवाम के लिए और गुरबा के लिए कुछ कर जाए। समझदार तो उम्मीद तोड़ बैठा है। हाँ, समझदार तो जिसे हालातों वाकया का और तमाम तरह चीजों का हकायक का इल्म है, वो उम्मीद तोड़ बैठा है अभी भी। लेकिन वो लोग जो कि समझते हैं कि कोई मौजज़ा हो सकता है, वो टिके हुए हैं। जावेद साहब इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। लेटेस्ट सर देखिएगा कि मेडिसिन का कहां से कहां चला गया है। बिल्कुल, मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों के लिए मेडिसिन नापैद हो गई हैं। और मैं समझता हूं ये ऐसे वकला की नाअहली है। उनका बयान ये है कि हमने इसलिए रेट बढ़ा दिए कि मार्केट से गायब ना हो जाए मेडिसिन। ये कोई जवाज है? और आप देखें सुई गैस, बिजली, सारा मामला किस तरह पेट्रोल वो बढ़ाते जा रहे हैं। एक आम आदमी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया इस मुल्क में। मैं ये समझता हूं गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, इमरान खान साहब को इस तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यहां पे मीडियोकर और लो मीडियोकर तबका ज्यादा है। उनको हमसे ज्यादा इल्म है इस चीज का, इसके बावजूद मामला। लेकिन एक बात तो जरूर है ना कि ये कोरोना में इस गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया। बिल्कुल, और जो चीज अप्रिशिएटेबल है हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से हम इंतजामिया को यहाँ पे नहीं इग्नोर कर सकते। हमारे शहर की इंतजामिया ने, चाहे वो कमिश्नर हो, डीसी हो, आरपीओ हो, सीपीओ हो, और या फिर पाक फौज के जवान, मैं उनको कतन भी इग्नोर नहीं यहाँ पे कर सकता। जब हम पे मुसीबत आती है तो यकीन जानिए सबसे पहला कंधा जो लगता है वो पाक फौज का लगता है, और बिना तशहीर किए उनके जवान चौकों चौराहों में अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए खड़े थे। ये वो वक्त था जब लोग घरों से बाहर निकलने से घबरा रहे थे, डर रहे थे, खौफ में मुब्तला थे, और वो वही जवान थे जहां वो सरहदों पे हिफाजत करते हैं। वो हेल्थ सेक्टर में भी हमारे साथ उसी तरह मुसीबतों में उनका सहारा बने और उनकी मदद की। बिल्कुल जी, हम तो उनका देन नहीं दे सकते, और हम दिन रात दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाक फौज के जितने भी जवान हैं, चाहे वो सिपाही हैं या जनरल हैं या फिर हमारे आर्मी चीफ हैं, डीजी ISPR हैं, डीजी ISI हैं, उन सबको सेहते कामला दे और इसी तरह उनको कायमो दायम रखे हमारे सर पे, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो उसकी तरफ कोई भी मैली आंख से देखता है
चाहे वो कोई बीमारी हो या फिर कोई दुश्मन हो, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और यही वजह थी कि कोरोना वायरस जो है आज इस मुल्क से काफी हद तक कम हो चुका है। स्ट्रेटजीज और जो इंतजामात किए गए वो बहुत बेहतर थे। इसमें इंतजामिया ने, फौज ने, हुकूमत ने, सब ने मिलकर जो कोलैबोरेशन काम किया है और बहुत आला काम किया कि लोगों को उन्होंने फंड भी दिए और घरों में का फंड पहुंचाए, लोगों को दिए भी, और भी बहुत सारे मामलात में उन्होंने। फ्लॉज हर जगह पे होते हैं, हाँ, तनकीद हर जगह पे होती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखी जाए तो स्ट्रेटजी बहुत बेहतर थी और बड़े बेहतर अंदाज में काम जो है वो किया गया। लेकिन आज आके मसला फिर हाईकोर्ट बेंच पे आता है, तो जनाब हाईकोर्ट बेंच हम फिर यही कहेंगे कि जितनी संजीदगी से इस मैटर को लिया है, इतनी ही संजीदगी से हाई कोर्ट के मैटर को भी लिया जाए और मामलात को हल किया जाए। बहुत सारे लोग सफल कर रहे हैं। इमरान खान साहब को मैं गोशगुजार इस हवाले से करना चाहूंगा कि जनाब आप गरीब आवाम की बात करते हैं, तो अगर आप केसेस को उठा के देख लें, हाई कोर्ट में लगे हुए जो फैसलाबाद रीजन के लोग हैं उनके केसेस को उठा के देख लिया जाए, जवेद साहब एग्री करेंगे 90% से ज्यादा लोग होंगे जो कि गरीब तबके से रिलेट होंगे और वही केसेस को झेल रहे होंगे और किस तरह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहां से वकील करते हैं तब भी फंसते हैं, वहां से वकील करते हैं हाईकोर्ट से, लाहौर से, तब भी फंसते हैं। यहां के वकील को साथ लेके जाना पड़ता है, उसके लिए स्पेशल गाड़ी करवानी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। हाईकोर्ट का वकील लाहौर का करते हैं तो वहां की उनकी फीसिस इतनी ज्यादा होती हैं तो वो किस तरह से मैनेज करें। तो इस मामले को बड़ी संजीदगी से जवेद साहब लेना होगा। अगर संजीदगी से ना लिया, ये मसला चलता रहा। और क्राइम रेशो के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा किस हद तक बढ़ चुका है फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि ये इस चीज को डिटरमिन करेगा, दिखाएगा कि कितनी जरूरत है हमारे हाई कोर्ट के बेंच के क्याम की फैसलाबाद में। देखिए जी, क्राइम रेट के मुतल्लिक आपने फरमाया क्राइम रेट बहुत बड़ा है, जिसमें चाइल्ड अब्यूज, हमारी डकैतीज, मर्डर, ये बेइंतहा इजाफा हुआ है। लास्ट जो देखें कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा इजाफा। मैं ये समझता हूँ बेरोज़गारी है, लोगों को खाने को नहीं मिलता, वो डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, हैंड टू माउथ हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई इसका सद्देबाब करे, उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करे ताकि फ्यूचर में हमारा मुआशरा एक खुशहाल मुआशरे के तौर पर सामने आए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मोहम्मद हुसैन साहब आप क्या कहेंगे इस मौजू के ऊपर? मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूं कि इसमें अभी काम बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। जब तक गवर्नमेंट इन मामलात की तरफ तवज्जो नहीं देगी, मामलात हल नहीं होंगे। गुर्बत का भी मसला है, महंगाई का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है। अब ये जो तमाम जो मसाइल हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसको हल करे और आवाम को सहूलतें पहुंचाए। लेकिन ये तो वो मामलात हैं मईशत के जो कि एक लॉन्ग टर्म मामलात हैं, सिग्नेचर करने में तो कोई देर नहीं ना, इसमें कोई आड़ नहीं। अगर जैसे ये बता रहे हैं कि लेटर्स आगे फॉरवर्ड कर दिए जाए मंजूर होने के बाद, तो हाई कोर्ट बेंच का क्याम जो है वो चंद दिनों में बहुत आसान काम है, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है और इसमें कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। जैसे कि वो बता रहे थे बिल्डिंग्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनवाने को तैयार है, जजिस की फीसिस देने को तैयार है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए, गेन करनी चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक खान साहब ने, इमरान खान ने ये खुद कहा था कि उनसे मैं खुद बात करूंगा, लाहौर वालों से या लाहौर की इंतजामिया से या वकला से, उनसे मैं खुद बात करूंगा और आपका बेंच बना के दूंगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं। इन फ्यूचर आप गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जिनमें एमपी एमएनए साहिबान आ जाते हैं, वो बड़े मुतहरक होते हैं और ये कहते हैं कि फैसलाबाद की आवाम के लिए हम तमाम मसाइल हल करवाने के लिए कोशिश हैं, हमारा वक्त 24 घंटे दरकार हैं, तो उनको साथ लेके जाए ना, उनको बताएं जनाब आपके शहर का बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात की जाए, स्किल्ड जो लेबर है उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए तो स्किल्ड लेबर की बहुत कमी यहां पे पाई जाती है और स्किल्ड लेबर को हायर करने के लिए बहुत सारे टेक्सटाइल मालकान हैं जो कि काफी इस हवाले से मुतहरक नजर आते हैं। आज इसी मौजू पे स्किल्ड लेबर के ऊपर खास तौर पर डिस्कशन करने के लिए, चाहे वो खवातीन की हो या मर्द हजरात की हो, इनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है नासिर अली ज़िया साहब को, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद टेक्सटाइल के डायरेक्टर एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इनका एक अहम किरदार है और खास तौर पे बहुत सारे मामला हैं मकसूद टेक्सटाइल के मिल के जो कि ये देख रहे होते हैं और स्किल्ड लेबर के लिए खास तौर पे हमने जो आज ऑर्गेनाइज किया है इस सेगमेंट को, किस तरह से हायर की जाती है, कैसे स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, आम लेबर को स्किल्ड लेबर में किस तरह से लाया जा सकता है, ये तमाम तर
सवालात इनसे किए जाएंगे और इनसे जवाबात भी जो हैं वो लिए जाएंगे। तो वेलकम करते हैं नासिर साहब आपको शो के अंदर। स्किल्ड लेबर की नासिर साहब जब भी बात की जाती है, फैसलाबाद शहर में इस हवाले से पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब स्किल्ड लेबर की बात आती है तो लेबर के पास उस तरह से स्किल होता नहीं है जिस तरह से किसी भी एक्सपोर्टर को अपनी इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं वैसे मिल नहीं पाते। क्या बात है, आखिर इंस्टीट्यूट्स की कमी है? खासतर अगर बात की जाए टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से तो इनके इंस्टीट्यूट्स भी होने चाहिए जहां पे लेबर को स्किल सिखानी चाहिए, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट मैं उठाना चाह रहा हूं वो ये कि जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है और वैल्यू एडिट उसमें की जाती है और वैल्यू एडिशन के हवाले से जदीद तरीन मशीनें दिन ब दिन आती चली जाती हैं, उनके हवाले से स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने होते हैं आपने अपनी लेबर के अंदर, क्योंकि आपको स्किल्ड लेबर जो है वो बाहर से आप तो लोग नहीं बुला सकते, यहाँ के लोगों को स्किल्ड जो है वो प्रोवाइड करना होता है, उनको सिखाना होता है। तो उसके लिए मसूद टेक्सटाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है और स्किल्ड लेबर जो आप हायर कर रहे हैं उस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे मुलाजमतें नहीं मिलती और आपकी तरफ से मुलाजमतें जो हैं इतनी ऑफर की जा रही हैं और लोग नहीं मिल रहे। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं बुखारी साहब आपको बताना चाहता हूँ कि मसूद टेक्सटाइल है क्या। मसूद टेक्सटाइल बेसिकली इज़ अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड सेटअप और अल्लाह के फजल करम से 120 टन की सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारी, जो डाइंग प्रोसेसिंग से लेके वर्टिकल इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम कॉटन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम स्पिनिंग में जाते हैं, फैब्रिकेशन है, डाइंग एंड प्रोसेसिंग है, फिर कटिंग डिवीजन है, फिर हमारी स्टिचिंग है और देन हम जो है वो कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। यू मीन टू से कि एंड प्रोडक्ट तक तमाम चीजें वहीं पे अवेलेबल, कॉटन से लेके गारमेंट्स पैक करने तक और फिर शिप करने तक जो है ना। मसूद बेसिकली इज़ अ मैन्युफैक्चरर और जो जितने भी वेल रिनोन्ड ब्रांड हैं वर्ल्ड वाइड यूरोप के और अमेरिका के, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक स्किल्ड वर्कफोर्स की बात है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है और मैं बड़ा परेशान हूँ कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़्यादा है। जब हम उनको इंगेज करने जाते हैं तो हमें बंदे नहीं मिलते। हम लोगों को जाके ग्रास स्किल के साथ विद नो स्किल जो है वो हम लोगों की इंडक्शन करते हैं और फिर उनको 2-3 माह की ट्रेनिंग दे के उनको स्पेशली स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर्स जिसकी उनकी एवरेज अर्निंग 25,000 से 30,000 हो सके तो हम वो ऑफ़र करते हैं। लेकिन लोग काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि हम देखें जी गवर्नमेंट जो हर एक को सरकारी जॉब दे। आने वाले वक्त में आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को दे नीड टू पुट देयर हेड्स एंड शोल्डर टुगेदर, कि दोनों मिल के चलेंगे तो तभी ही जो है वो काम चलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी क्यों है, उसकी सबसे अहम रीज़न ये है कि ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। यूं ही हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, हमारे पास पाकिस्तान में आर्डर ज़्यादा आएंगे, तो उस हिसाब से हमें उसी हिसाब से कारीगर और ऑपरेटर्स और उस गारमेंट्स के ऊपर काम करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए। लेकिन हमारे पास नॉर्मल हमारी इंडस्ट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने अपने इंस्टीट्यूट, अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर बनाएं। मैंने मसूद में 2001 से स्टार्ट किया और 2001 से ही हमने ट्रेनिंग एक फैक्ट्री के साथ ट्रेनिंग सेंटर बनाया। जब भी नेक्स्ट फैक्ट्री बनाते थे हम उसके साथ ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करते थे। यानी आपको नियर अबाउट 20 ईयर्स लगे हैं और अपने जो है ना ट्रेनिंग, और अभी अल्लाह के फजल करम से हमारी 6 से 7 स्टिचिंग यूनिट हैं, फिर डाइंग है, प्रोसेसिंग है, कटिंग डिवीजन है, फैब्रिकेशन है। तो हर फैक्ट्री के साथ अराउंड अबाउट जो है मसूद टेक्सटाइल सिस्टर कंसर्न कंपनी को मिला के हमारे 12 से 13 फैक्ट्रियाँ बनती हैं और हर फैक्ट्री के साथ हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है। मैं हमेशा गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फोरम के ऊपर एसोसिएशंस को यह सजेस्ट करता रहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में मिड कैरियर मैनेजमेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप नहीं कर लिया जाता, आप क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी मिड कैरियर मैनेजमेंट, जिसको मैं MBAs और टेक्सटाइल इंजीनियर्स का नाम देता हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का नाम देता हूँ, जब तक आप वो डेवलप नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं लेके आएंगे, अपनी मिडिल मैनेजमेंट उनको जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे और उनसे कंट्रोल नहीं करवाएंगे, तो आप इनोवेशन नहीं लेके आ सकते।
और आज के दौर में विदाउट इनोवेशन आप वर्ल्ड वाइड compete नहीं कर सकते। अपने कंपेटिटर को बीट करने के लिए आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लेके आएँ, ट्रू प्रोफेशनल हों। अच्छा, इसमें मैं इंडस्ट्री को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे मसूद टेक्सटाइल ने अपनी हर फैक्ट्री के साथ ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, इसी तरीके से मेरी हम्बली सबमिशन है तमाम इंडस्ट्री को, बजाय इसके कि मसूद टेक्सटाइल ट्रेन करे और बाकी जो है फिर उसकी तरफ देखें और वो ट्रेन फोर्स जो है अपनी फैक्ट्रियों में इंडक्ट करें, तो तमाम फैक्ट्रियाँ जो हैं फैक्ट्री मालिकान से और मैनेजमेंट से कि वो अपने ट्रेनिंग सेंटर खोलें और उसके ऊपर अपना जो है स्किल्ड वर्कफोर्स जो है अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे उनको जो है ट्रेन करें। और जब वो वहाँ पे ट्रेन करेंगे तो ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से जान रहे होंगे, तो उनकी एफिशिएंसी भी बेहतर आएगी। आज के दौर में बुखारी साहब कैलकुलेशन होती है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, आप एक दिन में कितने मिनट्स निकालते हैं और आपकी पर मिनट की कास्ट क्या है, उसको कैसे मीट करते हैं। तो सेम एसएमवी को मीट करने के लिए आपको एफिशिएंसी का सहारा लेना पड़ता है और ये तमाम साइंटिफिक बुनियादों पे जब तक नहीं किए जाएंगे, हम अपनी कास्ट या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कम नहीं कर सकते। उसको अपने कंपेटिटर से नीचे लेके आएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें वर्ल्ड वाइड कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी अहम चीज़ जिसके ऊपर मैं हमेशा फोकस करता हूँ, आई ऑलवेज सजेस्ट टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट्स, नेशन वाइड एजेंसीज जो हैं, एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं लाइक GIZ है, जाइका है या ILO है। तो मैं सबको जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा ही पोटेंशियल है। लोग कहते हैं जी अमेरिका, कनाडा, यूरोप आर द लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज़ रियली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर आप ओपन मार्केट में जाएं तो लोग 100% प्रॉफिट पे चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। आप यूरोप की मार्केट में, अमेरिका में जाएं 3 से 5% किसी चीज़ के ऊपर प्रॉफिट होता है। तो ये बताएं कि यहाँ पे 100% प्रॉफिट ट्रेडिंग में हो तो आप कितना पोटेंशियल होगा उस मुल्क में। हम जो है एक फेयर नेशन बने और इन चीज़ों का एहसास करें, अपनी जिम्मेदारियों। कोई भी कौम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अपनी जिम्मेदारियों को पहले समझे और फिर अपने राइट्स की बात करें। आपने जायका का नाम लिया, जायका तो बड़ा वासा के साथ मिलकर काम कर रही है और बड़ा पोटेंशियली हाँ, ये टैप्टा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल एक प्रोग्राम किया था, MOU साइन किया था उन्होंने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हाँ, फैसलाबाद शहर के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है, तो उनको भी हमने सुजेस्ट किया कि बजाय इसके कि उन ट्रेड के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, उन ट्रेड के ऊपर आप ट्रेनिंग दें जिनके ऊपर पाकिस्तान में जॉब मार्केट ना हो। उनसे हमने कोलैबोरेशन की, अभी भी चल रही है। उनको सुजेस्ट किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एंगेज करें अपने आप को, ताकि जितनी भी स्किल्ड हमारे पास 100% पोटेंशियल होता है, वो मेल हो या फीमेल हो, कि हम जो लोग ट्रेन करें उनको 100% जॉब अपॉर्चुनिटी दें। मैं जायका के साथ अगर मिलके आप प्रोजेक्ट कोई इंडोर्स करते हैं, किस तरह से उसे परसू करेंगे आप? वो उनका अभी हमारे गारमेंट सिटी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है उनके साथ। गारमेंट सिटी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बिल्डिंग है जो कि हमने उसकी जो है चला रहे हैं। तो उसमें उन्होंने वुमेन को ट्रेन किया है और हमने उसकी मुकम्मल जो है जिम्मेदारी ली है। उन तमाम खवातीन को हमने अपने पास जो है जॉब दी है। तो वुमेन की जब भी बात है, मैं माजूद चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूं, मैं यहाँ पे नासिर साहब का हवाले से तारुफ लाजमी करवाना चाहता हूं। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया है नासिर साहब को, और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे माशरे के अंदर खवातीन को जहां कहा जाता है कि उनको मुनासिब मौके नहीं मिल पाते जॉब के लिए या मर्दों के शाना बिशाना नहीं चल पाते, तो इस चीज को इन्होंने गलत करार दिया है और उनके लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं जितनी कि एक मर्द के लिए होता है। तो इस हवाले से भी मैं चाहता हूं नासिर साहब आप थोड़ा सा रोशनी डालें इस चीज के ऊपर। खवातीन जो घरों के अंदर बैठी हैं, जो काम करना चाहती हैं, जो वेल एजुकेटेड खवातीन हैं, उन हवाले से भी, और जो लेबर हैं उनके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिए। इसमें अगेन मैं आपसे जो है शेयर करना चाहता हूं कि 2001 में जब हमने ट्रेनिंग सेंटर खोले
तो हमारे पास जो भी वर्कफोर्स थी स्किल्ड अनस्किल्ड उसमें हार्डली 1 से 2% फीमेल थी। तो मैं चूँकि इसके ऊपर ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट है और ह्यूमन रिसोर्स इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि पाकिस्तान की कमोबेश आबादी 50% वुमेन पे कंसिस्ट करती है, और अगर हम वुमेन को इंगेज नहीं करते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 50% पोटेंशियल जो है वो ज़ाया कर रहे हैं पाकिस्तान का। और 50% का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 नंबर का पेपर है और 50 नंबर जो हैं आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो 50 में से 50 में से 100% भी ले लेंगे तो आपकी ओवरऑल रेटिंग 50% आएगी। 50% है। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए फिर मेरे जो सीईओ हैं शाह नज़ीर साहब, उनका बड़ा विजन है। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। 2001 में हमने स्टार्ट किया, तो जब लड़कियों को हमने इनवाइट किया, फीमेल को कहा कि आप आएँ हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इंडस्ट्री के कल्चर से बड़ा जो है ना वो अजीब समझा जाता था। मैंने पर्सनली जाके पोटेंशियल मार्केट में, रूरल एरिया में, कंट्री साइड के ऊपर पेरेंट्स से जाके कॉर्नर मीटिंग्स की और उनको जो है वहाँ से पिक किया और अपने ट्रेनिंग सेंटर, अपनी फैक्ट्रियाँ विज़िट करवाईं और उनको बताया कि देखें यहाँ पे कैसा माहौल है। अल्लाह के फजल करम से पेरेंट्स बड़े सेटिस्फाई हुए और उन्होंने अपनी फीमेल, किसी ने अपनी सिस्टर्स को, बेटियों को भेजना शुरू किया। और आज अल्लाह के फजल करम से पूरे ग्रुप में मोर दैन 20,000 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, जिसमें मोर दैन 25% फीमेल काम कर रही हैं। और कोई हरासमेंट नहीं है। हमारे कस्टमर आते हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्म हैं और अल्लाह के फजल करम से नेटमेयर में वी आर द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान और इसको मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कभी किसी किस्म की हरासमेंट की, कभी किसी किस्म की इस तरह की शिकायत नहीं है। हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है फीमेल को ऊपर, हरासमेंट के ऊपर, अब्यूज़ के ऊपर या इस तरह के मामला के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी कामयाबी है। और यहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट है, तो ये आपको जान के खुशी होगी कि 2014 से लेके आज तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री के ऊपर मसूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जो है वो अवार्ड की गई है, रिवार्ड दिया गया है। 2014 से लेके आज 2020 तक कंटिन्यूसली वी आर गेटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी। और मैं यही कहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी इस तरह का क्वालिटी वर्क अगर होता रहेगा तो आने वाले वक्त के अंदर भी ये अवार्ड आप ही को जाएगा। इसी मौजू पे आगे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ नासिर अली ज़िया मौजूद हैं और एमटीएम के हवाले से मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जॉब्स ऑफर की जा रही हैं आजकल एमटीएम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा, और ये कहा जा रहा है कि बेहतरीन मौका है अर्निंग के लिए। तो आप क्या कहेंगे, कौन कौन सी जॉब्स हैं, उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए और क्या क्राइटेरिया है जॉब हासिल करने के लिए, तमाम चीज़ें बताइएगा। अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो हमें जो है MBAs और टेक्सटाइल इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, केमिकल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग की तमाम जो है फैकल्टी वो हमें रिक्वायर हैं। और जहाँ पे स्किल्ड वर्क फोर्स की बात है तो हमारे लिए जो स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर हैं उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है। ऑलमोस्ट 2000 स्किल्ड वर्क फोर्स, स्पेशली स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर हमें डे और नाइट शिफ्ट में चाहिए। इसके साथ क्वालिटी इंस्पेक्टर्स। तो स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर के लिए बेसिकली ऐसा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और अगर कोई फीमेल मेल, क्योंकि मसूद जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, तो हम दोनों को बराबरी की सतह के ऊपर एम्प्लॉयमेंट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो अगर किसी के पास स्किल नहीं भी है तो हमारे वो 6 से 7 स्टिचिंग यूनिट जो हैं उनके साथ 6 से 7 जो है वो ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो हमने उनमें भी इंडक्शन शुरू की हुई है, ताकि जिस तरीके से हम साल से 2001 से लेके आज तक अपनी वर्क फोर्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेन करते हैं, तो उसमें हम उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। 2 से 3 माह की ट्रेनिंग देने के बाद उनको फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी देंगे। और उसके बाद मिनिमम जो है 25,000 से लेके 30,000 तक मंथली अर्निंग विद ऑल बेनिफिट जो एज पर लोकल लेबर लॉ
हमारी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की और कंपल्शन होती है, उसके साथ वो 25 से 30 हज़ार कमाने का उनके पास पूरा मौका है। तो बाकी जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में दो चीज़ों की बड़ी जो है वो किल्लत है, शॉर्टेज है, मेजर डेफिशिएंसी है, वो है मिड कैरियर मैनेजमेंट और दूसरा स्किल्ड वर्कफोर्स। बिलीव यू मी कि अगर मिड कैरियर मैनेजमेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाए तो पाकिस्तान में अपनी एक्सपोर्ट को डबल नहीं तो 1.5 गुना जो है विद इन अ ईयर कर सकती हैं। विद इन अ ईयर? विद इन ईयर जो आपकी पिछले साल की एक्सपोर्ट है, ये जीडीपी कहाँ जाएगा? हाँ जी, ऑफ कोर्स। और जीएसपी प्लस की वजह से आप यूरोपियन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। कोरोना जो है आपके सामने है, एक अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अभी हमारे हमसाया मुल्क में एक क्या कहते हैं कि एक मुल्क में डेफिशिएंसी जो है दूसरे मुल्क में या दूसरी कौम में अपॉर्चुनिटी का बायस बनती है। तो इंडिया में स्टिल जो है कोरोना जो है उसी स्पीड के साथ जारी सारी है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने सिविल सोसाइटी के साथ मिल के अपने कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट को जो है इतना मजबूत बनाया है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिवीजनल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इसके ऊपर कंट्रोल किया और अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम किया। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग की वजह से हमने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। तो अब कस्टमर जो है वो इंडिया या किसी और मुल्क में जाने के बजाय पाकिस्तान की तरफ जो है वो रवां दवां है। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि और वो उनकी असेसमेंट है कि पाकिस्तान में जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस होती है शायद इंडिया में कहीं और पे नहीं होती। तो इसलिए पाकिस्तान के पास फुल अपॉर्चुनिटी है, बट वी आर लैकिंग इन स्किल्ड वर्कफोर्स। अगर हम स्किल्ड वर्कफोर्स जो है इन टाइम उसको कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है मिनिमम जो है 50% इंक्रीज़ कर सकती है इन ईयर। और यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के शाना बिशाना काम करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन अभी एसोसिएशन के रेफरेंस से इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से गवर्नमेंट जो है वेल अवेयर हो चुकी है कि इंडस्ट्री के इस चीज़ को समझे कि इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं और उनके ऊपर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि करंट गवर्नमेंट जो है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट स्पेशली टेक्सटाइल मसनूआत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को डबल करने में विद इन अ ईयर और 2 जो है वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है बिजली के रेट्स की, पर यूनिट पैसे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है जाहिर बात है वो तो बढ़ेगी। और जब वो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वैसे ही बहुत सारे मुल्कों से प्रोडक्ट आए होते हैं। हमारे मुल्क की प्रोडक्ट की अगर कीमत बढ़ती है तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट के लोगों का रुझान फिर किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाएगा। इस पे गवर्नमेंट को आप क्या कहेंगे कि जो बिजली की कीमत है उसे कम करना चाहिए ताकि एंड प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह का बन सके कि क्वालिटी और मेंटेन हो सके और क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस जो है उसको मेंटेन रखा जा सके, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में बड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि गवर्नमेंट जितना भी चाहे जितना भी करे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए उतना ही कम है। उसकी वजह क्या है कि मैं हमेशा ये कोट करता हूँ कि इंडस्ट्री को मैक्सिमम टैरिफ दे के मैक्सिमम रिलीफ दे के टैरिफ के ऊपर पर यूनिट कास्ट के ऊपर दे के तो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। और एक्सपोर्ट एक तो ज़र मुबादला आएगा मुल्क में, दूसरा आपकी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होगी। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है जो ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव है। आप किसी भी और इंडस्ट्री में इतना ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज नहीं कर सकते जितना आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया है। ईसीसी की कमेटी रिसेंटली जो उसमें जो है उन्होंने नोटिफिकेशन की है, तो पर यूनिट कास्ट जो है वो तकरीबन 7.5 सेंट जो है वो फेस्को की और 6.5 पर MMBTU जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, बट फॉर जीरो रेटेड कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्म है। तो इसको कम से कम इसको तो मेंटेन किया जाए, इसको कंटिन्यू रखा जाए और फिर इसके ऊपर फर्दर वर्किंग की जाए। तो जैसे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे कंपेटिटर से आज भी ज़्यादा है। बांग्लादेश में मिनिमम वेज हैं पाकिस्तान से
आज भी कम है। तो यहाँ हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से है, इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे फेस्को के थ्रू हमें सप्लाई आती है, और गैस जो है वो SNGPL के थ्रू हमें पंजाब को मिलती है, तो इसके ऊपर कंटिन्यू वर्क किया जाए और इनकम टैक्स और अदर जो रिबेट्स हैं उनको इन टाइम जो है पे किया जाए। और स्पेशली चूंकि आज का आपने मौजूद सिलेक्ट किया है कि स्किल्ड वर्कफोर्स का, तो गवर्नमेंट के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं। जो गवर्नमेंट के ज़ैली अदारे हैं जैसे PSDF है या इस तरह की और एसोसिएशन है, उनको गवर्नमेंट एडवाइज करे, उनकी अकाउंटेबिलिटी करे, उनको देखे कि जितने लोग उन्होंने ट्रेन किए हैं या ट्रेनिंग फंड्स जो हैं जो UK से आते हैं, यूरोप से आते हैं या कहीं और से आते हैं, उनकी कैसे यूटिलाइजेशन होती है, उसकी अफादियत क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी आउटपुट क्या है, क्या एफिशिएंसी है, क्या इफेक्टिवनेस है। जब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है पहले से संजीदा है, पहली गवर्नमेंटों से संजीदा है, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान में इंशाल्लाह इट विल टेक सम टाइम, मे बी इट विल टेक अ डेकेड, बट खुशहाल पाकिस्तान जो है वो मैं ये समझता हूँ कि उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के साथ, अपनी एसोसिएशन के साथ और अपनी सिविल सोसाइटी के साथ वी विल पुट आवर हेड्स एंड शोल्डर टुगेदर टू ग्रूम दिस नेशन, टू ग्रो अप द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से हमारे CEO हैं, इस तरीके से और भी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये सारे मिलके पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और इसकी डेवलपमेंट के लिए दिन रात काम करेंगे। और इंशाल्लाह उस काम को जो है बढ़ाने के लिए बीइंग ए टीम मेंबर और मुख्तलिफ एसोसिएशन का मेंबर होने की हैसियत से इंशाल्लाह पर्सनल लेवल के ऊपर और एक टीम की हैसियत में मैं भी जो है 24 आवर 7 डेज आ वीक जो है अवेलेबल हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट अगर इंटेलेक्चुअल हो, कॉम्पिटेंट हो, तो बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सबब भी बन सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक कैसा है और कितना ये ऐसे मौके प्रोवाइड करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि इनके मुल्क में आके पैसे इन्वेस्ट करें। जैसे फेडमिक हमारा एक शुरू होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हो रही हैं उसके लिए, और बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस सवाल? अभी ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अभी परसों एक मीटिंग में मैं मियां काशिफ साहब जो फेडमिक के चेयरमैन हैं उनके पास बैठा हुआ था, तो वो एक चाइनी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे थे और चाइनी कंपनीज़ को फेडमिक में फर्दर इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारी एसोसिएशन के पास पोटेंशियल है, तो जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अल्लाह के फजल करम से दे आर एनफ कैपेबल, और वो इसी लेवल के ऊपर जो है वो उनको लेके आ रहे हैं। फर्दर जब भी हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए ब्यूरोक्रेसी में से उनके फील्ड विजिट होते हैं, तो मोस्टली आर्मी या आर्मड फोर्सेस या ब्यूरोक्रेसी में से वो हमें जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम सूट एक्सेल का विजिट करना चाहिए कि स्टडी के तौर पे, और हमें देखना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या मामलात हैं। तो मैं हमेशा उनको प्रेजेंटेशन देते हुए एक चीज़ का जो है वो इज़हार करता हूँ और उस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ और करवाता हूँ कि आपके कमर्शियल काउंसलर जब किसी भी मुल्क में अपॉइंट हों तो सबसे पहले अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्टडी करें। बिल्कुल, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का वक्त हो गया तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नासिर अली ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले फेडमिक के हवाले से गुफ्तगू जो है उनके साथ की जा रही थी। नासिर साहब क्या कहेंगे, फेडमिक को अगर देखा जाए मुल्की मईशत में कितना अहम किरदार होगा जो कि ये अदा करेगी? मैं ये समझता हूँ कि फेडमिक जो है वो फैसलाबाद के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए और इवन इस रीजन के लिए जो है वो डेवलपमेंट का एक सबब बनेगी और जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में खातरखा इजाफा होगा। आपको ये जान के खुशी होगी कि वहाँ पे जो फेडमिक के प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन हैं मियां काशिफ इशफाक साहब, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ की कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे लेके आएँ। तो मलेशिया से, चाइना से, कोरिया से बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो आ भी चुके हैं और अपनी उन्होंने इंडस्ट्री की डेवलपमेंट शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मज़ीद जो है इसमें बाकी जो एसोसिएशंस हैं उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए।
असल में हमारे जो मैंने अंडरस्टैंड किया आज तक कि एक प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है गवर्नमेंट में और इंडस्ट्री में। एक ऐसा फोरम होना चाहिए जो इनको एक एजेंडे के ऊपर एक पेज पे लेके आए। उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, और पार्टनरशिप जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही नहीं बल्कि जो है ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, आप कहीं से भी शुरू कर लें, आप आउटस्टैंडिंग मेथड बना सकते हैं, आप दुनिया की नंबर 1 मशीनरी लेके आ सकते हैं, मटेरियल आप A1 क्वालिटी जो है वो लेके आएँ, ग्रास मटेरियल। आप जितना मर्जी जो है वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर लें, जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एनफ कैपेबल नहीं है, आप उन सिस्टम्स को सस्टेन नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स कि जिसके थ्रू आप चीज़ों को प्रॉपर यूटिलाइज करवाएंगे। अदरवाइज मशीनरी जो है वो आइडियल हो गई, मटेरियल जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको किस तरीके से आपने फिनिश प्रोडक्ट में लेके जाना है, तो उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट और उनकी स्किल्स इन्वॉल्व हैं। जब तक आप उनका ब्लेंड नहीं बनाएंगे, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें पाकिस्तान में ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिसी बनाते हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी बनती है, फाइनेंशियल पॉलिसी बनती हैं, सारी चीज़ें। तो एक इस तरीके की पॉलिसी बननी चाहिए जो ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर रीजनल लेवल के ऊपर वो सेंटर जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी के साथ चलें, उनसे उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ली जाए कि आपने कितनी स्किल्ड वर्क फोर्स डेवलप की है और क्या आपने वो प्रॉपर डाटा के साथ की है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्या आपने उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक की है, और फिर कितने लोगों को आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी लेके दी है। मैं अभी वक्फे से पहले जिक्र कर रहा था कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने टैप्टा के साथ 2 साल पहले एग्रीमेंट किया, MOU साइन किया कि हम जो है वो इतनी जो है वो फॉर एग्जांपल जो है 20,000 जो है एक साल में जो है प्रोड्यूस करेंगे स्किल्ड वर्कफोर्स। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने जो ट्रेड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उन ट्रेड के ऊपर जब आप इनको ट्रेन करेंगे तो क्या उन ट्रेड में मार्केट में जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? ये चीज, ये जो बहुत अहम पॉइंट है जिसे रेज करना चाहिए था और आपने किया। तो उसमें बुखारी साहब मेरा जो है ना उनको ये था कि इंडस्ट्री एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अब स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर है, हमारे पास 5 से 6 तरह की मशीनें हैं। मल्टी स्केल स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 40 से 50,000 पर मंथ जो एक अनपढ़ आदमी है, लेकिन मल्टी स्केल मशीन ऑपरेटर की जो है स्किल उसके पास मौजूद हैं, तो 40 से 50,000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ वो अर्न कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एवरेज अगर आप 25,000 लगा रहे हैं और एक घर में 4 से 5 मेंबर हैं, उसको 25,000 से मल्टीप्लाई करें तो पाकिस्तान में हर घर जो है खुशहाल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारे इसमें मेल और फीमेल दोनों काउंट हो। दोनों। फीमेल के सिलसिले में मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र किया कि जो हमारे ग्रुप में 20,000 लोग काम कर रहे हैं उसमें से मोर देन 25% जो है फीमेल है। और यही नहीं बल्कि फीमेल की आपने बात दोबारा शुरू की है, तो मैं आपको बताऊं कि हमने मिनॉरिटी के ऊपर बड़ा काम किया है। यहाँ पे हम मुसलमान ख़वातीन को अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो मिनॉरिटी के ऊपर क्रिश्चियन और मिनॉरिटी हमने ऑलमोस्ट 900 क्रिश्चियन वुमेन फ्राम साउदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब से प्रॉपर उनको अकोमोडेशन की फैसिलिटी दे के उनको ट्रेन किया और उनको फिर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी दी। और अभी भी मोर देन 75% फीमेल क्रिश्चियन फीमेल हमारे पास काम कर रही हैं। तो फीमेल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये है कि सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट है हमारे ही नहीं, अब अल्लाह के फजल करम से एक कल्चर डेवलप हो चुका है। बस ज़रूरत समर की है कि हमारी तमाम की तमाम इंडस्ट्री इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि उन्होंने अगर गवर्नमेंट जब तक कोऑपरेट नहीं करती, अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेट करे, नथिंग लाइक दैट, वो तो एक आइडियल सिचुएशन होगी। अगर गवर्नमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे सपोर्ट नहीं करती तो अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर जो है उनको डेवलप करें, वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्कफोर्स को ट्रेन करें, वहीं पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैनेजमेंट ट्रेनी जो है हायर करें, टेक्सटाइल इंजीनियर्स हायर करें। अच्छा, एक्सपर्ट्स कहाँ से लेते हैं आप
उन ट्रेनिंग सेंटर्स? एक्सपर्ट देखें मैंने तो काफ़ी अरसे से जो है वो हमने श्रीलंका से भी हायर किए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो हैं वो अवेलेबल हैं। नो डाउट हमारा और श्रीलंका का बड़ा फ़र्क है। बहुत सारे ममालिक जो हैं हमसे स्पेशली गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में बड़े आगे हैं, वो 30 से 35 साल जो हैं वो एडवांस हैं हमसे। तो इसमें जो एक हमने नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कंसल्टेंट हायर किए हुए हैं, एंगेज किए हुए हैं, और हम बिलीव करते हैं हमारा ग्रुप या स्पेशली मसूद टेक्सटाइल जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो उसके थ्रू वर्किंग पे बिलीव करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है वो मिनट्स की कैलकुलेशन बेहतर अंदाज से कर सकता है, उनके फार्मूले साइंटिफिक बुनियादों पे होते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि एक एम्प्लाई को और ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल जो है वो एक बैलेंस मिलता है। दोनों ही विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने में कामयाब होते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसको हमने एक HR के साथ कोलैबोरेट करके कोऑर्डिनेट करवा के तो एक ट्रेनिंग सेंटर से हम जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की स्किल्ड वर्कफोर्स जो है निकाल के फ्लोर पे लेके आते हैं। अच्छा, इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो मैं ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को, ज़ैली इदारों को, एसोसिएशंस को सजेस्ट कर चुका हूँ कि और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को खसूसन बिलखसूस कि आप हमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो है वो एंगेज करके दें। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ मसूद टेक्सटाइल के लिए, मसूद टेक्सटाइल एक नेटवेयर में बड़ा अदारा है इसलिए कि सिर्फ मसूद टेक्सटाइल ही उसकी सर्विसेज जो है वो इंजॉय करे, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि PHMA को स्पेशली हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए और नेटवेयर के लिए बड़ा यहाँ पे स्कोप है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही। और इस इंडस्ट्री से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का रोजगार जो है वो बसता है। तो PHMA जो है वो इस पे इनिशिएटिव ले और वो गवर्नमेंट से इस चीज़ को जो है वो बात करे कि हम कोलैबोरेटेड एफर्ट्स करके इंटरनेशनल कंसल्टेंट वो ममालिक या वो नेशंस जो हमारी डाइंग प्रोसेसिंग में हमसे एडवांस हैं, उनकी मेथडोलॉजी टेक्निक्स जो है बेहतर हैं, वो चाइना हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो यूरोप का कोई कंट्री हो, वहाँ पे जो भी स्किल्स हमसे बेहतर हैं उन ममालिक से इंटरनेशनल कंसल्टेंट को एंगेज करें और फिर तमाम इंडस्ट्री में उनको एक शेड्यूल बना के वो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है या स्किल्ड वर्कफोर्स है या ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर जो है एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करें ताकि तमाम इंडस्ट्री मुस्तफीज़ हो। अच्छा, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे आपको नई टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट करनी पड़ती है इसके अंदर और नई से नई मशीनें लानी पड़ती है, तो मशीनरी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसकी तरफ से भी गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ ऑलरेडी लिए हुए हैं, लेकिन बड़ी जो है ना, अभी मैं बताता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन स्टिल गवर्नमेंट इज इन स्लो मोड। तो ये जो है ना जितना फास्ट ट्रैक के ऊपर करेंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये साल हर साल की थ्योरी यहाँ पे पड़े हुए हैं, डाटा मेंटेन किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट्स ने स्पेशली ब्यूरोक्रेसी के पास तमाम डाटा अवेलेबल है, तो वहाँ से अपनी टीम को एंगेज करें, वहाँ से देखें उनका पिछला डाटा कंसिडर करते हुए कि क्या स्कोप है पाकिस्तान में। इसमें कोई शक नहीं है कि एक कॉमन मैन भी ये जानता है कि GSP प्लस के बाद और स्पेशली कोरोना के बाद इस वक्त पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से इतना बिजनेस है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और जैसे आपने कहा कि मशीनी, मैं कहता हूँ इसके ऊपर तो ज़ीरो टैक्स होना चाहिए और उसका ये फ़ायदा होगा कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली मशीयत का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जब कंट्रोल होगा तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे तो जो भी अच्छी एसोसिएशन हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं और फैक्ट्रियाँ हैं, उनके मालकान बड़ा अच्छा विजन रखते हैं और वो प्रॉफिट जो है वो अपने एम्प्लॉय में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ेगी आपके एक्सपोर्ट्स की, और जब एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी इससे ऑटोमेटिकली आपकी मैशियत जो है उसको फायदा पहुंचेगा और GDP रेट आपका जो है आने वाले दिनों में काफी हद तक बढ़ता चला जाएगा। और जितना GDP रेट बढ़ेगा, जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, उतने मुलाजमत के मौके भी बढ़ेंगे और मुलाजमत के मौके बढ़ेंगे तो आपका एक आम शख्स, जो आम शहरी है, जो मुलाजमत तबका लोग हैं, वो भी अपनी जिंदगी को स्टैंडर्डाइज कर सकेंगे और एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। तो नासिर अली ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए, आपने बहुत मुफीद मशवरे दिए और इसके साथ साथ बताया कि कौन कौन सी जॉब
अपॉर्चुनिटीज़ हैं एमटीएम के पास और लोग उनको किस तरह से जो है वो गेन कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।